हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं वही हर बार नया लेक्चर लेकर आ जाती हूँ, तो आज भी वही नया लेक्चर ही लेकर आई हूँ। सोचती हूँ कभी किसी दिन कुछ नया ले आऊँ, लेकिन क्या करें, मेरा काम ही ऐसा है। तो L5 पढ़ने वाले हैं आज हम, और पता ही है किसका पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या करना है हमें और क्या क्या करना बाकी है। उसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम रूपांतरणकारी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, रूपांतरणकारी। उसके बाद हमें रूपांतरणकारी सिद्धांत की जैव रासायनिक अभिलक्षणीयन पढ़ना है। मीन्स ये कैसे सिद्ध हुआ, ये कैसे प्रूफ हुआ, इसको पढ़ना है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी दे रखी है आपकी बुक्स में। सबसे पहला है अनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो आप बोलेंगे अनुवांशिक पदार्थ ही तो पढ़ रहे हैं हम, अब खोज कहाँ से आ गई? तो देखो, ऐसा है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि डीएनए बना, आरएनए बना और न्यूक्लिक अम्ल बना, ये हमने पढ़ लिया कि फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। लेकिन ये खोज ऐसे अचानक ही नहीं हुई थी। अब डायरेक्टली भी मैं आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन आपकी बुक में ये हेडिंग दे रखी है आनुवंशिक पदार्थ की खोज, और थोड़ा सा उसको ये शुरू में देना था, उसने बीच में दे रखा है। क्या दे रखा है उन्होंने कि हमें कैसे पता चला कि डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये कहना चाह रहा है भाई, हमने फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज कर ली। उसके बाद जब आपको याद हो तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में एक परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, वहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे। वहां पे भी आया था कि कब उसको नाम दिया गया, अल्टमान ने इसे नाम दिया। फिर बाद में जो हर्टविग थे उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाता है। तो ये सारी खोजें धीरे धीरे हुई। तो इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, ये आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले जो थे मेंडल। अब आप बोलेंगे मैम फिर से मेंडल ले आई, तो मेंडल ने ही इसकी शुरुआत की थी। इसलिए जब हमने मेंडल के नियम पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि आपको इन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि आज जो आप पढ़ते हैं वो इन्हीं की दया से पढ़ते हैं, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से पढ़ते हैं। इन्हीं ने शुरुआत की थी कि क्या, कैसे, कब और क्यों होता है। तो मेंडल आए, और मेंडल के जो नियम थे जो हमने पढ़े, वंशागति के नियम पढ़े हैं या नहीं? हाँ मैम पढ़े हैं। याद है या नहीं? पता नहीं मैम। ठीक है, तो ये मेंडल आए। उसके बाद उनके वो जो 3 साइंटिस्ट आए थे, शेरमार्क, और उन्होंने मेंडल के नियमों को सिद्ध किया कि नहीं, मेंडल सही कह रहे हैं। उसके बाद हमने और देखा कि फ्रेडरिक मिशर आए। फ्रेडरिक मिशर ने क्या कर दिया भाई, एक न्यूक्लिक अम्ल की खोज कर दी, जिसको उन्होंने सिर्फ न्यूक्लिन नाम दिया था। फिर अल्टमान आए। अल्टमान ने उन्हें बता दिया कि भाई ये न्यूक्लिन जो ये कह रहे हैं वो न्यूक्लिक अम्ल है। लेकिन 1962 के बाद, 1926 के बाद, 1926 के बाद एक बोलते आंधी सी आ गई कि सब लोग आनुवंशिकता के पीछे पड़ गए कि भाई ये कह रहे हैं डीएनए, आरएनए, लेकिन ये जो हम लक्षणों की वंशागति होती है, क्योंकि मेंडल ने तो कारकों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जॉनसन आए, उन्होंने कहा कि ये जो कारक है वो जीन है, लेकिन ये जीन डीएनए से बने हुए हैं, और डीएनए ही वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये कैसे सिद्ध होगा? तो ये 1962 के बाद जो प्रयोग हुए उन्होंने इसको सिद्ध किया। पहले क्या मानते थे लोग कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ है वो प्रोटीन है। भाई हम कहते थे कि लक्षणों की अभिव्यक्ति जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ऐसा मानते थे कि प्रोटीन जो है वो क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थ है। भाई ऐसे ही किसी को सपना थोड़ी ना आया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ मानते थे पहले प्रोटीन को। फिर बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आनुवंशिक पदार्थ कौन है? हमारा हीरो डीएनए और आरएनए है। उसमें भी मेनली अधिकतर एनिमल्स और प्लांट में कौन है? डीएनए। कुछ में वायरसेस में आरएनए भी है। ये बाद में डिस्कवरी हुई। तो इसी डिस्कवरी को किसी आनुवंशिक पदार्थ की खोज नाम से बताया गया है कि कैसे हमें पता चला कि ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसकी शुरुआत हुई रूपांतरण के सिद्धांत से। अगर आपने क्लास 11th पढ़ी है, हाँ मैम पढ़ी है, और अगर आप पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें हमने एक वायरस का चक्र पढ़ा हुआ है। हालांकि वो मैंने
यूट्यूब पे नहीं करवाया है, होमवर्क सॉल्यूशन में फेडरिक ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है मैंने। होमवर्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था जिसमें रूपांतरण यानी ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे वर्ड आए थे, तो वहां पे मैंने पूरा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है, और वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने 11th में पढ़ लिया है तो काम इजी हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर बल्ले बल्ले, मैम की भी और आपकी भी। चलिए, क्या है रूपांतरणकारी सिद्धांत? वैसे जो फेडरिक मीशर थे वो एक वायरस पे काम कर रहे थे। कौन सा वायरस था ये? बैक्टीरियोफेज वायरस था। चलो इनको पढ़ ही लेते हैं। फेडरिक ग्रिफिथ नामक जीवाणु जो वैज्ञानिक थे, नामक जीवाणु वैज्ञानिक सन 1928 में मनुष्य में न्यूमोनिया रोग के बारे में क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे कि निमोनिया रोग होता कैसे है, किस वजह से होता है, इसके बारे में कर रहे थे। कारक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किस वजह से होता है? ये एक जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। के विरुद्ध एक टीका यानी कि वैक्सीन विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे वो? कि कोई वैक्सीन ऐसा मिल जाए जिससे न्यूमोनिया रोग के इस बैक्टीरिया को मारा जा सके। इसी दौरान उन्होंने जीवाणु रूपांतरण की प्रक्रिया की खोज की। वो काम तो बैक्टीरिया पे कर रहे थे, लेकिन जब वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे तो उनके साथ एक घटना हो गई कि उस बैक्टीरिया को किसी वायरस ने बीमारी फैला दी, है ना। मैंने बताया था ना कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं जो दूसरों को बीमार करता है, मतलब शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज के बारे में, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज के बारे में उन्हें यहां से जानकारी मिली कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते हैं। यहीं से उन्होंने वायरस के जो हम पढ़ते हैं कि वायरस किस किस तरह से या बैक्टीरिया किस किस तरह से जनन करता है, क्योंकि उसमें वायरस का कंट्रीब्यूशन होता है बैक्टीरिया के जनन में भी। वो वही 11th में आपने पढ़ा होगा, एक रूपांतरण पढ़ा होगा, है ना, एक पारगमन पढ़ा होगा और एक संयुग्मन पढ़ा होगा। ये 3 तरह से क्या करता है, बैक्टीरिया जनन करता है। उसमें एक में जो है ये रूपांतरण, इसमें वायरस का भी योगदान होता है, और जो पारगमन है उसमें भी होता है। ठीक है, तो हमें वहां नहीं जाना है, हम बात करेंगे ग्रिफिथ की। क्या किया ग्रिफिथ ने, जरा देखो। ग्रिफिथ ने देखा कि 2 तरह के जीवाणु होते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के। पहला एस प्रकार, ठीक है, ये हमारे बीच में आ रहा है, इसको जरा हटा देते हैं, हम कबाब में हड्डी बन रहा है। क्या थे? बैक्टीरियोफेज यानी एस प्रकार थे। ये क्या थे? इनके ऊपर कैप्सूल बना हुआ था। अब बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया के ऊपर जो एक खोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल कहते हैं। कई बार वो स्लाइम लेयर होती है, कई बार वो कैप्सूल होता है। क्लास 11th। चलो, तो क्या होता है इसके ऊपर? कैप्सूल होता है। अब ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल क्या काम करता है? हमने पढ़ा है कि ये उसकी सुरक्षा करता है बाहरी विपरीत परिस्थितियों से। मतलब ये जो है वो विपरीत परिस्थितियों से प्रोटेक्ट है। तो ये जहां जहां पे जाएगा, अगर आपकी बॉडी में या किसी भी एनवायरनमेंट में जाएगा तो ये कैप्सूल इसको बचा के रखेगा। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये संक्रमणकारी होता है। क्या मतलब मैम? मतलब ये बीमारी फैलाता है। कौन सी? जिसका नाम ऊपर हमने लिया, निमोनिया बीमारी फैला देता है। ठीक है, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने चूहों पे किया। भाई मनुष्यों पे करेंगे तो लोग डंडे लेके पीछे दौड़ने लग जाएंगे ना, मारना थोड़ी है मनुष्यों को, जनसंख्या कम तो करनी है, लेकिन ये तरीका नहीं है ना। उसके बाद एक होते हैं आर प्रकार के। इनके ऊपर क्या था? कैप्सूल नहीं था, नो कैप्सूल। नो कैप्सूल तो फिर ये क्या हो गए? नो बीमारी। इनको कोई भी बाहरी केमिकल जो है वो इजीली मार देता था। अगर आपके अंदर आए तो इजीली मार देगा, चूहे के अंदर गए तो चूहों के जो प्रतिरोधक प्रोटीन्स हैं वो इनको मार देंगे। तो ये जो है वो बीमारी नहीं फैलाते। इनके दिमाग में एक आइडिया आया बैठे बैठे कि इन्होंने क्या किया, एक बार कैसे लिए? रफ स्ट्रेन वाले। रफ स्ट्रेन मतलब क्या हुआ? आर, रफ से आर।
आर स्ट्रैंड वाले, ठीक है। रफ स्ट्रैंड, इनको क्या बोलते हैं, रफ यानी कि जो कैसे हो सकते हैं, खुरदुर है, लेकिन अब पूरा इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आर वर्ड ही यूज किया था, और इनको स्मूथ बोला क्योंकि इनके ऊपर कैप्सूल था। तो ये आर प्रकार के बैक्टीरिया है और ये एस प्रकार के बैक्टीरिया है, ठीक है। आर प्रकार के बैक्टीरिया को जब चूहों में इंजेक्ट किया गया तो चूहे जिंदा रह गए, मरे नहीं। क्या रह गए, ये जीवित। देखो कितना हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चूहा है ये। इसी प्रकार उन्होंने एस स्ट्रैंड वाले को किस में डाला, चूहे में डाला। तो चूहा जो है वो फाइल सलट गई चूहे की, ये तो मर गया। तो उन्हें ये पता चल गया कि जो एस स्ट्रैंड वाले हैं वो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले केस में जो स्मूथ वाले थे, मतलब जो बीमारी फैला रहे थे, उनको क्या कर दिया, आग लगा दी। आग लगा दी इन द सेंस कि उनको गर्म कर दिया, उनको मार दिया, उबाल दिया उनको कि लो, वो बोलते हैं ना जो लोगों को मारता है उसको नरक में जाके गरम गरम कढ़ाई में उबाला जाता है। तो इन्होंने सजा दे दी उसको ताप क्या कर दिया, ताप, अत्यधिक ताप पे गर्म किया ताकि वो जो उसका जितने भी केमिकल्स हैं जो उसको वायरुलेंट बना रहे हैं, बीमारी कारक बना रहे हैं, उसको मार दे। तो हीट किल्ड कर दिया उन्होंने, ताप मृत कर दिया उसको, ताप मृत कर दिया और फिर चूहों में डाला। तो चूहा बड़ा खुश क्योंकि उसको बीमारी नहीं हुई, वो जिंदा है, जीवित रह गया। तो इट मीन्स ये हुआ कि अगर हम स्मूथ वाले को मार दे तो वो बीमारी नहीं फैलाता, बात खत्म। अब क्या किया, तीसरे वाले में उन्होंने क्या किया, ये जो मरे हुए स्मूथ वाले थे उनको आर वालों के साथ मिक्स कर दिया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था भाई, एस तो मरे हुए, ऐसी बीमारी फैला रहे थे, आर तो मरे हुए है ही नहीं, सॉरी आर तो बीमारी फैलाते ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो चूहे जिंदा रहना चाहिए थे क्योंकि एस मरा हुआ है, आर बीमारी ही नहीं फैलाता, तो चूहे जिंदा होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे हो गई चोट। क्या चोट हो गई कि जब उन्होंने दोनों को मिला के दिया इसको तो चूहा मर गया। चूहा बोला, मेरे पे एक्सपेरिमेंट करके बोला मैं मरूंगा नहीं, मुझे मार दिया, ऐसी गड़बड़ हो गई। तब फ्रेडरिक मीशर ने ये रूपांतरण का सिद्धांत दिया। क्या रूपांतरण का सिद्धांत दिया, समझते हैं उसको। देखो फ्रेडरिक मीशर ने क्या किया, पहले आर वाले लिए, आर वालों को चूहों में डाला, मैम बढ़िया चूहा बनाया है आपने, है ना, ऐसा चूहा कम पक्षी ज्यादा लग रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे ही जानबूझ के ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। ये आर वाला है, आर वाले बीमारी नहीं फैलाते तो चूहे जो है वो जिंदा रह गए, जीवित। जब एस वाले इनको देते हैं यानी स्मूथ वाले देते हैं तो चूहा जो है ये तो देखो मुस्कुरा रहा है, इसकी स्माइल बना देते हैं, और ये हो गया मर गया बेचारा। दुनिया को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, दुनिया को नहीं, ये हो गया मर गया। चलो इसका काम खत्म। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एस वालों को क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, यानी ताप मृत कर दिया। मैंने ऐसे गोला बना दिया और ये सन जैसा बना दिया, इसको गर्म कर दिया। गर्म किया तो चूहे बेचारे खुश क्योंकि जिंदा है वो, खुश चूहे, बढ़िया मस्त एकदम बल्ले बल्ले हो गई इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले, ये बल्ले बल्ले हो गए है ना, बल्ले की स्क्वायर 2। अभी इन्होंने सोचा भाई एस जो मरे हुए रहते हैं वो तो हमें मारते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं डालने दो। तो इसने क्या किया, एस तो मरे हुए और आर वाले नॉर्मल ले लिए। नॉर्मल लेते ही चूहे ने सोचा अभी तो बल्ले बल्ले होगी, लेकिन काम तो उधर तमाम हो गया। चूहा जो है वो भगवान को प्यारा हो गया। ऐसा भगवान बुक में मत लिखना है ना, भगवान को प्यारा हो गया, थोड़ा सा मैं ऐसे ही भगवान को प्यारा, आप तो जीवित और मृत लिखना, वरना बोर्ड वाले बोलेंगे कौन है ये इनको पढ़ा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया बेचारा, सैड स्माइल इसकी वाली, ये सैड है, ये स्माइली बेचारा खुश, ये भी स्माइली।
फ्रेडरिक नीचे ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इस एस वाले ने इस आर वाले के कान भर दिए, इसने इसके साथ साजिश की है। इस एस वाले ने ये सोच रहा मैं तो खुद कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इस आर वाले को भड़का देता हूं कि भाई बहुत हो गया ये स्मूथ रफ रफ का काम, तू बैक्टीरिया है, तुझे लोगों को मारना है, तेरा काम लोगों को मारना है, ऐसे अगर तू जिंदा रखेगा तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे करके इसको भड़का दिया और इसका क्या कर दिया, मन परिवर्तन कर दिया कि रफ वाले को क्या बोल दिया, तू रूपांतरित हो जा, मतलब मेरे कुछ चीजें तू ले ले, क्योंकि मैं तो अब मेरा तो खोल जो है, क्योंकि इसका देखो मृत करने का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया का जो कैप्सूल था जो उसको बचा रहा था उसको ही हमने हटा दिया, इसको लेकर समझ सकते हो। तो उसको हटा दिया हमने तो फिर वो किसी भी चीज से मर जाएगा, जैसे आर वाला मर रहा था। अब इसने बोला कि तू एक काम कर, मेरे पास कुछ क्या है, जादुई चीजें हैं, वो जादुई चीजें तू मेरे से ले ले और तू बीमारी फैला, है ना, करते हैं ना सीरियलों में, देखा आपने, खुद से नहीं हो पाता तो किसी और के थ्रू करवाते हैं, है ना, जो सीरियल किलर्स होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, खुद नहीं हो पाते तो किसी और के थ्रू काम करवाते हैं। तो इसने सुपारी दे दी, इसको भड़का दिया, तो इसने इसका क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया। क्या कर दिया इसने, रूपांतरण, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया भाई इसने इसका, और इसी से उनको याद आया कि बैक्टीरिया में जनन का ये एक क्या होता है, तरीका भी होता है। तो ये जो थे इन्होंने क्या कर दिया, इनको रूपांतरित कर दिया। अब आर वाले और एस वाले तो कुछ कर नहीं पा रहे, ये आर वाला जो है वो भी क्या करने लग गया, जीवाणुओं को मारने लग गया। कब, जब वो किसके साथ हो, एस के साथ हो, ठीक है। अब इन्होंने तो यहाँ बात खत्म कर दी कि कुछ ना कुछ इसने ऐसा इसको भड़काया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे खत्म कर दिया इन्होंने, आगे की जानकारी ये नहीं दे पाए। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, मतलब एक उन्होंने आग लगा दी कि कुछ है ऐसा जो इसको रूपांतरित कर रहा है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, यानी कि जो अब हम प्रूव करेंगे कि जो रूपांतरण का सिद्धांत फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था उसको प्रूव कैसे किया जाए। तो उसको प्रूव करने के लिए रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक अभिलक्षणीयन, यानी कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसको प्रूव करना। तो उसके लिए हमें कुछ साइंटिस्ट बुलाने पड़ेंगे इमरजेंसी में। 20वीं शताब्दी के 5वें शतक के लगभग, अब देखो ये जो चीजें होती है ना, ये क्या आपके बुक में लिखी हुई है ना, इसलिए थोड़ी सी मुझे लिखनी पड़ती, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ऐसा नहीं इसको याद करने के चक्कर में आप वैज्ञानिकों के नाम भूल जाओ, भाई उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते, इसको तो भूल सकते हैं। तब प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ माना जाता था, ये बात मैंने आपको बता दी। 1944 में, 1926 में तो उन्होंने ग्रिफिथ ने प्रयोग किया, मतलब शुरुआत हुई, और 1944 तक आते आते ये जो साइंटिस्ट थे, एक तो ओसवाल्ड एवरी, एक कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के प्रयोगों के रूपांतरणकारी सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति की जांच के आधार पर स्पष्ट किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये उनका एक कोइंसिडेंस था कि वो जो बैक्टीरिया था उसमें डीएनए था, अगर उसमें आरएनए होता तो इनको लगता कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ, हालांकि ये चीज बाद हमें पता चल गई कि जिनमें आरएनए होता है उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, और जिसमें डीएनए होता है उसमें डीएनए होता है। अब आप बोलेंगे जिसमें दोनों होते हैं तो फिर डीएनए ही डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, अगर आरएनए और डीएनए किसी में दोनों है तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ रहेगा, और ऐसा होता भी है, आप देख सकते हैं आपके अंदर आरएनए भी है, डीएनए भी है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए। क्या प्रयोग किया इन्होंने कि इन्होंने फिर पकड़ा उस एस वाले को, धर लिया उसको कि भड़काता है मेरे अच्छे भूले भले आर को, इधर आ तू। इसने क्या किया, इस एस वाले को जकड़ में लिया और कहा कि 3 एंजाइम लिए इन्होंने, कौन कौन से, जरा उनको देख लेते हैं। 3 एंजाइम कौन से लिए, एक तो इन्होंने लिया आरएनएज,
ये आरएनए, देखो कोई भी प्रोटीन होता है ना उसका सफिक्स होता है, मतलब उसके पीछे जो है ना एक वर्ड लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये एक एंजाइम है, जैसे एज लगाते हैं, है ना। तो आरएनए को करने वाला जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं आरएनए एज, एंजाइम है एक। ये क्या है, ये सारे एंजाइम। एक उन्होंने लिया प्रोटीनेज और एक उन्होंने लिया डीएनएज, ये 3 एंजाइम लिए। क्या करेंगे ये, देखो आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब आरएनए का व्यक्तित्व खत्म कर देगा। प्रोटीनेज प्रोटीन का व्यक्तित्व खत्म कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, मतलब पाचित कर देगा। और डीएनए क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब उसका व्यक्तित्व खत्म कर देगा, मतलब ये जो काम कर रहे हैं उनको समाप्त कर देगा। तो उन्होंने 3 ये एंजाइम लिए, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, पहले वाले एस, इनको मारा नहीं, इनको क्या रखा, जिंदा रखा। चलो इसका सन हटा देते हैं, ये नॉर्मल एस है। इन नॉर्मल एस में पहले इन्होंने इसमें क्या डाला, आरएनएस डाला, ठीक है, आरएनएस डाला। क्या होना चाहिए, अगर इसमें आरएनएस डाला तो अगर इसके जितने भी आरएनए बन रहे हैं अंदर, मतलब डीएनए के साथ आरएनए भी तो बनेगा ना, भले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए लेकिन आरएनए भी है। तो अगर इसके, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ना कि प्रोटीन की वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है या आरएनए की वजह से हो रहा है, तो इस आरएनए को डालने की वजह से एस में सारे जितने भी आरएनए होंगे वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। मतलब आरएनए अपना काम करना बंद कर देगा, जो भी उसका काम है। अगर वो ही हम क्या देखना चाह रहे हैं कि भाई उसमें जो भड़काने का काम जो कर रहा है वो आरएनए है, प्रोटीन है या डीएनए है, ये हमें चेक करना है। तो उसने आरएनए को खत्म कर दिया, मतलब अगर आरएनए आर को दूसरे वाले बैक्टीरिया को रूपांतरित करने का काम कर रहा है तो अब वो नहीं कर पाएगा। इन्होंने डाला चूहों में, बेचारे चूहे, मार दिया चूहों को। ये चूहे, तो अब जो चूहे थे वो क्या हो गए, मर गए। अगर हम ये देखना चाह रहे थे कि आरएनए जो है वो किस वाले, आर वाले बैक्टीरिया को भड़का रहा था, तो आरएनए भड़का रहा था तो आरएनए को तो हमने मार दिया, मतलब आर वाले बैक्टीरिया से अब क्या नहीं होना चाहिए, आर वाले बैक्टीरिया को आरएनए नहीं भड़काया था, क्योंकि आरएनए से तो, आरएनए को मारने से यानी आरएनए को खत्म करने से तो चूहों पे कोई असर नहीं हुआ, चूहे मर ही गए। मतलब इस एस में, एस को मारने में, एस को वायलेंट बीमारी वाला बनाने में आरएनए का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। दूसरे में उन्होंने क्या किया, एस लिया, एस में प्रोटीनेज डाला। प्रोटीनेज क्या करेगा, जो एस के अंदर प्रोटीन है उन सारी प्रोटीन को खत्म कर देगा। कि अगर प्रोटीन बीमारी फैला रहा है इन चूहों में, एस के अंदर जो प्रोटीन है वो बीमारी फैला रहा है, तो चूहे अब क्या हो जाने चाहिए, चूहे अब क्या हो जाने चाहिए, जिंदा रहने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बीमारी फैला रहा है। लेकिन यहां पे भी उल्टा केस हुआ, चूहे अभी भी मर गए। ठीक है, क्या हो गए, मर गए, मतलब प्रोटीन भी बीमारी नहीं फैला रहा। तीसरे केस में उन्होंने क्या किया, डीएनए इस काम में लिया। डीएनए इस काम में लिया कि एस का अगर कोई डीएनए है, एस का अगर कोई डीएनए है और वो बीमारी फैला रहा है तो क्या हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए, अब ये जो चूहे हैं वो क्या हो जाने चाहिए, जिंदा रहने चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने डीएनए को खत्म किया, चूहे मुस्कुरा दिए, क्योंकि चूहे अब नहीं मरे। तो क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ कि ये डीएनए ही था जो इनमें बीमारियां फैला रहा था। ये डीएनए ही था जिसने अपना डीएनए, एस के अंदर जो डीएनए था उसी ने अपना डीएनए आर को दे दिया, और फिर आर ने भी बीमारी चुराना क्या कराना शुरू कर दिया। ये सिद्ध हो गया ना, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहले आरएनए को खत्म किया, चूहे मर गए, इसका मतलब आरएनए तो कुछ काम का नहीं था, इसकी वजह से चूहे वैसे भी
इसको खत्म करने से चूहे वैसे भी मर रहे थे। प्रोटीनेज लिया, उसको डाला मार के, उसको खत्म करके गया, तब भी चूहे मर गए। मतलब प्रोटीन का भी कोई योगदान नहीं है इनको मारने में। जैसे ही डीएनए को खत्म किया, चूहे जिंदा रह गए। इसका मतलब ये डीएनए ही था जो इन चूहों को मार रहा था। इस डीएनए में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो बीमारी फैला रही थी, और यही इंफॉर्मेशन इसने आर को दे दी, सीक्रेट, और इसीलिए आर भी अब बीमारियां फैलाने लगे। यानी कि इसने क्या कर दिया, एस ने आर को रूपांतरित कर दिया। और कौन रूपांतरित कर रहा है, एस का डीएनए। और यही एस का डीएनए क्या कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहा है, उन बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने लायक बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इन तीन जो चार साइंटिस्ट ने, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि एस में डीएनए था, और वही डीएनए आर में जा रहा था, और आर को क्या बना रहा था, क्या बना रहा था, बीमारी करने लायक बना रहा था। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने ये भी बात बताई कि जो वायरस में जो पारगमन चक्र चलता है, पारगमन चक्र समझते हैं, वही जो मैं बोल रही हूँ, ट्रांसडक्शन चलता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी वायरस, जो वायरस जीवाणु को बीमारी फैलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। तो ये जब किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो क्या करता है, बैक्टीरिया का अपना भी डीएनए होगा, और वायरस में भी डीएनए आरएनए जो भी है हमें नहीं पता अभी, जैसा भी होगा वायरस, डिपेंडिंग ऑन द वायरस की उसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है या डीएनए। तो जब वायरस जो है डीएनए पर इस पे बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो क्या करता है, अपना, इस बात को समझ लो क्योंकि अगले एक्सपेरिमेंट में ये फिर से काम आने वाला है। ये क्या करता है, इसका सब कुछ ऊपर रह जाता है, इस बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज मतलब वही वायरस, और ये कौन है, ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सब कुछ बाहर रहने देता है, सिर्फ अपना क्या ट्रांसफर कर देता है, डीएनए आरएनए जो भी इसमें आनुवंशिक पदार्थ है उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। बैक्टीरिया के पास अपना भी क्या है, डीएनए है। ये रहा बैक्टीरिया का डीएनए, जिसको हमने कहा, अगर आपने 11th में पढ़ा हो या अभी पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे, तो इसको प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है। ठीक है, तो इसका डीएनए अब ये क्या करता है, वायरस का काम है इसको बीमारी फैलाना, लेकिन वायरस अपना भी क्या करता रहता है, रिप्रोडक्शन करता रहता है। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बैक्टीरिया के एक रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है द्विविखंडन। क्या करते हैं, बैक्टीरिया दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, एक अलग बैक्टीरिया एक अलग बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो पहले ये क्या करता है, दो तरीके से वायरस अपना काम करता है। पहला तो ये कि ये क्या करेगा, अपने एंजाइम्स को काम में लेके इसका डीएनए पूरा गला देगा, पूरा खत्म कर देगा इसका डीएनए, और फिर पूरे बैक्टीरिया में सिर्फ किसका डीएनए होगा, वायरस का डीएनए। और ये वायरस का डीएनए जब भी बैक्टीरिया क्या करेगा, दो भागों में विभक्त होगा, बाइनरी फिजन करेगा, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उसका जो वायरस का डीएनए है, वायरस का डीएनए है वो भी क्या करता रहेगा, फिर 2 से फिर 4 बने, तो वायरस का डीएनए क्या हो रहा है, साथ साथ जा रहा है इसके, जहां जहां ये जाएगा वहां वहां जितनी बार ये डिवाइड होगा उतनी बार वायरस का डीएनए इसके अंदर जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसी में ये अपना इंक्लूड कर दे, है ना, ये अपना इसमें ऐड कर दे। मान लो यहाँ पे जो भी था इसका था, इसमें इसने क्या कर दिया, ग्रीन में वाइट ऐड कर देती हूँ मैं, यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए में वायरस ने अपना भी डीएनए क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो भी यही कहानी होगी, जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा अपने साथ साथ किसका डीएनए लेता हुआ चलेगा, वायरस का डीएनए लेता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता रहेगा, स्थानांतरित करता रहेगा उसको। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वायरस बोर हो जाएगा कि नहीं, बहुत खा लिया इस बैक्टीरिया को, अब तो मैं दूसरे किसी बैक्टीरिया को करूं, तो उस दिन इसकी मौत आ जाएगी। ये बैक्टीरिया जो है इसमें जितना भी वायरस का डीएनए है वो वायरस का डीएनए क्या कर लेगा, अलग अलग वायरस बना लेगा। मतलब अब मैं सिर्फ डब्बे बना रही हूँ, ये देखो इसने अपने कैप्सूल बना लिए, भाई इसके पास तो पूरा डीएनए है ना, डीएनए से ही तो ये कैप्सूल बना है, प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से ये इसकी कवरिंग बनेगी। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेगा, सॉरी वायरस बना लेगा अंदर इस जीवाणु के अंदर।
बैक्टीरिया के अंदर क्या बनने लग जाएंगे, अब वायरस, और ये फट जाएगा और सारे वायरस जो है वो फ्री हो जाएंगे। बैक्टीरिया का तो राम राम सत्य, वायरस की बल्ले बल्ले। ऐसे करता है वायरस खेल बैक्टीरिया के साथ। और खुदा ना खास्ता अगर यही बैक्टीरिया किसी और में चला गया, मतलब वायरस वाला ही बैक्टीरिया किसी और को बीमारी फैला रहा है, तो उसकी तो जीवन की क्या कहानी पलट जाएगा। वायरस भी उसके अंदर है, बैक्टीरिया भी उसके अंदर है, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो इस तरह से वायरस अपना खेल खेलता है। और यहाँ से वायरस की जो जीवन चक्र है वो पता चला था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोगों के आधार पर। रूपांतरण दिया था, फिर पारगमन का भी पता चला। ये पारगमन ही है जो मैंने अभी बताया। वो रूपांतरण तो आपने देख लिया, ये है पारगमन, जिसमें क्या होता है, जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए से अपना डीएनए या तो कनेक्ट कर लेता है, फिर जब जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है वो भी डिवाइड होता है, और फिर एक दो साइकिल पढ़े होंगे आपने, लाइटिक साइकिल, जिसको लाइटिक चक्र भी कहते हैं, और एक होता है लाइसोजेनिक। ये बैक्टीरिया के वायरस के जीवन चक्र है। 11th में पढ़ाया है मैंने अभी, जब वो चैप्टर चल रहा था वायरोइड वाला, तब समझाया है। ठीक है, कि क्या होते हैं वायरस के जीवन चक्र। तो ये दो साइकिल चलते हैं वायरस के जीवन, डिपेंडिंग ऑन द अफेक्ट। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये लाइसोजेनिक है। ठीक है, लाइसोजेनिक में मेथड कौन सा है, पारगमन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ये आपको याद नहीं, ये सिर्फ कुछ याद दिलाने के लिए मैंने आपको बताया। बस ये वाला मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आने वाला है उसमें ये कहानी आने वाली है, इसीलिए ये आपको समझाइए। अभी एक और, अभी तो हमने सिर्फ ये प्रूफ किया है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, और इसके बारे में भाई कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ बताता है तो दूसरे साइंटिस्ट एक बार में थोड़ी ना मान लेंगे कि है ऐसे ही कुछ कर लिया होगा उसने, तो उसको प्रूफ चाहिए होता है। जैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो बोला, उनको इन 3 साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि नहीं फ्रेडरिक ग्रिफिथ सही बोल रहे थे। अब डीएनए तो है लेकिन आरएनए और प्रोटीन नहीं है, इसकी और क्या व्याख्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये देखो कि तरह प्यार अपी तिप्पू, चूहा नहीं खरगोश है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट में हम वही और जानेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ की पुष्टि और कैसे की जा सकती है, कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए ही है, कोई प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, इंतजार कीजिए तब तक, क्योंकि डीएनए की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई।